प्रधान थी तब लोग उनसे, गांव के बड़े बुजुर्ग भी उनसे सलाह लेने के लिए उनके घर पर वो लोगों की भीड़ नजर आती थी। सबसे बड़ी बात यह कि मेरी उम्र उस वक्त महज 21 साल थी और भारत में सबसे छोटी प्रधान होने का खिताब आज भी मेरे में है। गोविंद सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया 10 स्कीमों को लेकर, इस जश्न को लेकर। उस स्कीम में एक स्कीम है महिलाओं के लिए 1500 रुपए स्कीम की। भाजपा का काम सिर्फ शोर करना है। बीजेपी के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह का, उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को झूठ बोलने की सबसे बड़ी उपाधि मिलनी चाहिए। ये हंसी आती है उनकी इस तरह की कि हमें अगर सेंटर से पैसा मिल रहा है तो हम क्यों अड़चन में डालें। देखिए, गांव की पखडंडियों से ये सफर शुरू हुआ और अब राष्ट्र स्तर पर बड़ी कमान संभाल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है, आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज देख रहे हैं। जो मेरी पहली पंक्ति थी वो आज के हमारे खास मेहमान के लिए थी, और आज के हमारे जो खास मेहमान है आपको उनके बारे में बता दूं। एक महिला नेत्री जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और अब राष्ट्र स्तर पर वो काम कर रही हैं। जब वो प्रधान थी तब लोग उनसे, गांव के बड़े बुजुर्ग भी उनसे सलाह लेने के लिए उनके घर पर वो लोगों की भीड़ नजर आती थी। मैं बात कर रही हूँ विद्या नेगी जी की, जो कांग्रेस में एक बड़ा पद संभाल रही हैं। कई राज्यों में उन्होंने काम किया है, बड़े पद उन्होंने संभाले हैं। सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी बड़ी कमान उन्हें सौंपी गई है। विद्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी, देखिए, मैंने पहले जिस तरीके से मैंने पहले ही आपसे सवाल किया, आपकी पहले ही मैंने आपके बारे में लोगों को बताया। इस वक्त हम मनाली में मौजूद है और मनाली के गांव से आपने, ब्लॉक स्तर से आपने ये काम संभाला। गांव की पखडंडियों से राष्ट्र स्तर तक का ये सफर आपने तय किया, एक महिला नेत्री होने के बावजूद। कितना कठिन रहा, क्या क्या कुछ कठिनाइयां आई? देखिए, एक महिला होने के नाते कि आज हम अगर कह लें कि महिलाएं सशक्त हैं, तो मेरा कहना ये है कि महिला होने के नाते हम किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ने हैं तो उसको पीछे करने के लिए बहुत सारे हाथ होते हैं। तो हर महिला को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा शुरुआत जो ये एक तरह से हम कहें कि पॉलिटिक्स या फिर स्कूल टाइम से शुरू थी, हिस्सा लेती थी इन सब चीज़ों में मैं, क्योंकि स्कूल में हाउस होते थे, हाउस के चुनाव होते थे तो उसमें भी हम हिस्सा लेते थे। तो अंदर एक जीन उस तरह का था। उसके बाद मैं यहाँ मेरे गांव शादियों के शनाग में आई हूँ, तो यहाँ भी उस दौरान इस एरिया का हालात ऐसे थे कि लिटरेसी रेट जो है बहुत कम था। तो हम उस दिन जो लिटरेसी रेट मिशन का शुरुआत थी, तो मैंने उसमें हिस्सा लिया और बहुत सारी महिलाओं से मिले। यहाँ कोई भी ऐसी गांव लेवल की जो संस्थाएं होती हैं, युवक मंडल, महिला मंडल बहुत कम थे। गोशाल में एक था, एक शनाग में था। तो हमने बहुत सारे महिला मंडल को ऑर्गेनाइज किया उसी के तहत और महिलाओं को लिटरेट किया, महिलाओं को एक अंधेरे से बाहर निकाला, जिसकी वजह से मैं महिलाओं से जुड़ गई। और इसी बीच में 93 में जो पंचायती राज अमेंडमेंट हुआ सर 1973, तो उसके तहत हिमाचल में भी 95 में पहले चुनाव हुए, जिसमें मुझे आरक्षण के तहत मौका मिला ये चुनाव लड़ने का। तो गांव के सभी जितना यूथ था तो सबने, और लोग थे, उन्होंने कहा कि आपको भी इस चुनाव का हिस्सा बनना चाहिए। तो मैंने वो पहला चुनाव लड़ा। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरी उम्र उस वक्त महज 21 साल थी और भारत में सबसे छोटी प्रधान होने का खिताब आज भी मेरे ही नाम। बिल्कुल। देखिए, एक नई चीज हमें और पता चली जी कि सबसे छोटी, कम उम्र के प्रधान बनने का खिताब आपके नाम है। आपने महिलाओं के लिए काफी काम किया, महिला सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया। लेकिन उसी से जुड़ा एक सवाल भी मैं करना चाहूंगी आपसे। अब 2 साल हो गए हैं, 2 साल का जश्न जो है वो कांग्रेस सरकार, सुक्खू सरकार मना रही है मनाली में, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन एक उसी जश्न में कुछ आरोप भी बीजेपी से लग रहे हैं। हाल ही में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, आपने उसमें भी बताया कि पूर्व मंत्री रहे गोविंद सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया 10 स्कीमों को लेकर, इस जश्न को लेकर। उस स्कीम में एक स्कीम है महिलाओं के लिए 1500 रुपए स्कीम की, तो उस पर भी मैं आपके। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का काम सिर्फ शोर करना है। जो काम हो गए हैं उसके ऊपर भी नेगेटिविटी फैलाना और उस पर भी शोर करना इनका काम है। और अगर मैं ये कहूँ कि भाजपा अगर इतना जो प्रयास हर काम के लिए शोर मचा रही है, ये प्रयास अगर इन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में अपने काम करने के लिए किए होते, जनता के लिए किए होते, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। और महिला सशक्तिकरण की जो बात है,
मैं शुरू से मानती हूँ कि महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ एक स्तर पे नहीं होना चाहिए। महिलाओं का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक, अगर मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की बात कहूँ तो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण में जो पंचायती राज में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है, वो राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मनरेगा जैसी योजना को लाया, जिसमें भारत के हर एक स्टेट की महिलाओं के खाते में पैसे गए। और आपको पता होगा कि कुछ साल पहले जब योजना आई थी, उससे पहले बहुत सी हजारों लाखों महिलाओं के जो खाते भी बैंक में नहीं होते थे, खाता ही नहीं खोला जाता था। कि महिला को तो एक घर का ऐसा सदस्य नहीं माना जाता था जो कि डिसीजन मेकिंग है, निर्णायक भूमिका में कहीं भी महिला नहीं होती थी। तो महिला का तो खाता खुलने का सवाल ही नहीं था। लेकिन मनरेगा जैसी योजना जिसमें महिलाओं ने काम किया और वो पैसा सीधा महिला के खाते में गया और महिला भी खाता होल्डर बनी और आर्थिक रूप से उसको काफ़ी फायदा हुआ कि उसको कहीं मार्केट जाना है, उसको कहीं मायके जाना है, तो कम से कम वो अपना पैसा निकाल के खर्चा कर सकती थी। अब सामाजिक सशक्तिकरण की मैं बात कहूँगी। सामाजिक सशक्तिकरण में भी बहुत बड़ा काम हुआ। इंदिरा गांधी जी के टाइम से ही बेटियों को उसकी संपत्ति में हिस्सेदार बनाने की जो कवायद से शुरू हो चुकी थी। लेकिन सामाजिक तौर पर आज अगर कानून बना है, कानून में ये प्रावधान है कि बेटियां भी संपत्ति में पूर्ण अधिकार रखती हैं, भाई के बराबर बराबर अधिकार रखती हैं, तो वो हमारे ही वक्त का कानून बनाया गया था। लेकिन कानून बनाने के बावजूद भी समाज में आज तक उसको मान्यता नहीं है, क्योंकि अगर कोई बेटी हिस्सा ले लेती है तो वो फिर मायके से कट जाती है और उसे कहते हैं कि बेटी ने हिस्सा लिया। तो इसलिए सामाजिक तौर पर भी, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो या महिला की संपत्ति की बात हो, क्योंकि वैसे तो महिला देखी जाए वो तो ना तो मायके में मालिक है ना ससुराल में मालिक है, तो निर्णयात्मक भूमिका में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा। और जो आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए उनके लिए जो कानून बनाएगी उसमें सामाजिक तौर पर उनको सशक्त किया जाना बहुत जरूरी है। सामाजिक न्याय को लाना जरूरी है, बराबरी को लाना जरूरी है। ये नहीं है कि वो हेल्दी है या उनका वेट बहुत ज्यादा होना चाहिए, पुरुष के बराबर होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि समान अवसर और समान जिम्मेदारी बहुत जरूरी है, तभी महिलाओं का सशक्तिकरण। जी विद्या जी, सुखू सरकार 2 साल पूरे होने का उत्सव मना रही है, जश्न मना रही है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी हमले जो है, तीखे हमले दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में आज ही बयान आया बीजेपी के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह का। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को झूठ बोलने की सबसे बड़ी उपाधि मिलनी चाहिए। साथ ही वो एक और आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार धनराशि दे रही है प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन हिमाचल की सुक्खू सरकार उसमें अड़चनें डाल रही है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत ही हास्यास्पद बयान है। मुझे हंसी आती है उनके इस बयान पे कि हमें अगर सेंटर से पैसा मिल रहा है तो हम क्यों अड़चनें डालेंगे। भाजपा की भी जो जनता वो इसी हिमाचल में रहती है, जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनके वोटर्स हैं, और हमारे लोग भी जो हैं वो इसी हिमाचल में रहते हैं, तो हमारे लिए तो सब बराबर हैं। लेकिन जो ये झूठ बोलने की बात कह रहे हैं, मैं तो आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिएगा कि झूठ कौन बोलता है। अभी हाल ही में एक कुछ बहुत से राज्यों की लिस्ट निकली है जिसमें टूरिज्म के लिए पैसा स्टेट्स को दिया गया है, और उस जो लिस्ट है स्टेट की, उस लिस्ट में हिमाचल का नाम कहीं भी नहीं। वो एक सबूत है, आप निकाल के देख लीजिए। और मुझे लगता है विक्रम जी को वो निकाल के देख लेनी चाहिए कि केंद्र अगर पैसा दे रहा है तो फिर उसमें हिमाचल का नाम क्यों नहीं। और हिमाचल से ही धूमल जी हैं वहाँ पे, अनुराग धूमल जी दिल्ली में हैं, पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जयराम जी, ये क्यों नहीं पैरवी करते हिमाचल की दिल्ली में कि हिमाचल टूरिज्म आधारित एक प्रदेश है, टूरिज्म पर हमारे लाखों लोगों की आजीविका निर्भर है, क्यों इसके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा दिया जाना चाहिए था वो नहीं दे रहे। ये तो सबूत है, अभी 8-9 दिन हुए हैं शायद, फिर कहते हैं कि झूठ हम बोलते। अरे हम तो तथ्यों पे बात करते हैं। मैंने अभी ये जो उदाहरण दिया आपको, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण जो तो तथ्य पे है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि कहते हैं कि हम झूठ ये खुद बोलते हैं, काम ये कुछ नहीं करते हैं, और सिर्फ शोर मचाना, और जो काम हो गए उसके ऊपर भी ये नेगेटिव शोर मचाने में बहुत माहिर है। इनको तो विपक्ष में ही रहना चाहिए, क्योंकि विपक्ष अच्छा करते हैं। जी विद्या नेगी, क्या आगे का सफर क्या है, क्या टारगेट है आपका राजनीति में, किस स्तर पर, किस मैदान में आपको लोग देखेंगे? देखिए, हर एक ना तो पार्लियामेंट सदस्य बनता है, हर एक ना ही विधायक बनता है, कोई एक ही बनता है।
लेकिन उसको बनाने की दिशा में संगठन की एक अहम भूमिका रहती है और संगठन ही सर्वोपरि होता है। तो मैं अपने आप को हमेशा संगठन के अंदर देखती हूँ और अपने संगठन को और इस लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए कांग्रेस पार्टी को केंद्र में भी और हिमाचल में भी हमेशा देखती हूँ और संगठन में ही अपने आप को मैं हमेशा देखती हूँ। एक आखिरी सवाल करूंगी, आपकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आप फोक डांस में काफी देखे जाते हैं। लोगों को पता है कि विद्या नेगी जो है राजनीति में जिस तरीके से लोगों को पटखनी देने का काम करती है, वैसे ही वो लोक नृत्य में भी काफी माहिर है। तो अब राजनीतिक सफर के साथ साथ लोक नृत्य भी क्या अभी भी वो कायम है? वो लोक नृत्य तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि जो हम पहाड़ के लोग हैं, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के परंपराएं ये बहुत पुराने समय से ऐसी रही हैं कि शहरों में आप देखते हैं कि एक फ्लैट में कोई परिवार रह रहा है लेकिन उसे नहीं मालूम होता कि दूसरे फ्लैट में क्या हो रहा है। लेकिन गांव में, हमारे पहाड़ों में अभी भी किसी गांव में अगर कोई छोटी सी चीज़ बिगड़ जाती है तो पूरा गांव इकट्ठे हो जाता है। कोई खुशी की बात होती है तो भी पूरा गांव इकट्ठे होता है, तो उसमें शामिल होते हैं। तो एक दूसरे के सुख दुख में हम शामिल होते हैं, एक दूसरे के कल्चर में हम शामिल होते हैं। उसको जिंदा रखने में फोक डांस का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें हम सब इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके जो हमारा पारंपरिक नृत्य है उसमें शामिल होते हैं, जिससे आपसी एक लगाव और परस्पर जो भावना होती है वो बढ़ती है और आपस भाईचारा भी बढ़ता है और ये हमेशा हमारे साथ रहेगा और जिंदा रहेगा। बिल्कुल रहना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। तो इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेत्री विद्या नेगी जी मौजूद रही, जिनसे हमने राजनीति को लेकर और साथ ही आरोप प्रत्यारोप इस वक्त जो हिमाचल की राजनीति में चल रहे हैं उन्हें लेकर कुछ सटीक सवाल किए। उनका सटीक जवाब आपने सुना। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे हिमाचल की इस राजनीति को लेकर, चल रहे आरोप प्रत्यारोप को लेकर? कमेंट करके आप अपनी राय हम तक जरूर दें और इसे तमाम खबरों और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज। जय हिंद, जय भारत।